हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, हम लोग क्लास 12 की फिजिक्स पढ़ रहे थे, जिसमें हम पहली बुक पढ़ रहे थे जिसमें 2 चैप्टर हो चुके थे। पहली बुक में जो खंड था वो खंड का था। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दूसरी बुक यानी कि खंड का। अब होगा क्या कि एक चैप्टर हम फर्स्ट बुक का पढ़ाएंगे और एक चैप्टर किसका पढ़ाएंगे, सेकंड बुक का। तो जो खंड खा है इसमें थोड़ा 4 यूनिट है। तो पहली यूनिट क्या है, प्रकाशिकी। और प्रकाशिकी का जो पहला चैप्टर है वो क्या है, प्रकाश का परावर्तन, गोली दर्पण तथा प्रकाश का अपवर्तन। यही सेकंड बुक का पहला चैप्टर है। वैसे तो आपका टोटल जितने भी चैप्टर उसमें ये चैप्टर नंबर 13 है, लेकिन 12 चैप्टर तक की फर्स्ट बुक में है और 13 से स्टार्ट है सेकंड बुक। ठीक है, तो हम कौन सा चैप्टर देखेंगे, अध्याय 14, प्रकाश का परावर्तन, गोली दर्पण तथा प्रकाश का अपवर्तन। देखिए, आपके लिए चैप्टर बहुत आसान है। आसान इसलिए क्योंकि हाई स्कूल में आप लोगों ने पूरा ये चैप्टर पढ़ रखा है। यहाँ एक बार आपका इसका रिवाइज होगा। ठीक है, तो हटाते हैं इसको, स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। देखिए, प्रकाश का परावर्तन समझने के लिए सबसे पहले तो हमको समझना होगा कि प्रकाश आखिर होता क्या है। ठीक है, प्रकाश क्या होता है सबसे पहले तुम यही समझेंगे, उसके बाद ही समझ पाएंगे कि परावर्तन क्या है, अपवर्तन क्या है। ठीक है, लाइट। देखिए, मान लीजिए आप किसी कमरे में गए हैं और इस रात में गए इस कमरे में, और इस कमरे में जब आप इंटर हुए हैं, ठीक है, इस कमरे में जब आप इंटर हुए हैं तो आपने देखा कि यहाँ चीज़ें तो बहुत रखी हैं, लेकिन वो आपको दिख नहीं रही हैं रात में, क्योंकि यहाँ कोई भी लाइट नहीं है। अब जब लाइट नहीं है तो चीज़ें तो आपको नहीं दिखती हैं। ये तो आम बात है भाई, सीधी सी बात है। अगर लाइट नहीं है तो हमें चीज़ें नहीं दिखेंगी, लाइट आ जाएगी। तो इसका मतलब आपने लाइट जलाया, यहाँ एक बल्ब लगा था और ये क्या हुआ, ग्लो करने लगा, इससे प्रकाश निकला और इस प्रकाश के चक्कर में हमें वस्तु दिखाई देने लगी। क्यों दिखाई देने लगी, क्योंकि प्रकाश पड़ता है इन वस्तुओं पे और टकरा के उसके बाद हमारी कहाँ जाता है, आंख पे जाता है। इससे हमें ये वस्तु क्या दिखाई होती है, दिखाई देने लगती है। इसका मतलब किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता है। तो इसी से हम डिफाइन कर सकते हैं कि प्रकाश वह विकिरण ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक है, अब क्या प्रकाश को स्वयं देख पाते हैं? नहीं, प्रकाश को तो स्वयं आंखों से हम नहीं देख पाते हैं, लेकिन जब भी वो प्रकाश किसी वस्तु पे पड़ता है तो परावर्तन के पश्चात किरणें कहाँ जाती हैं, आंखों में जाती है और हमें वस्तु दिखाई देती है। यानी कि जो है प्रकाश की सहायता से वस्तु को हम देख सकते हैं। डेफिनेशन इसकी क्या बनेगी, प्रकाश वह विकिरण ऊर्जा है, वह विकिरण ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। क्लियर, दिखाई देती हैं। ठीक है, प्रकाश व विकिरण ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। अब बात करते हैं प्रकाश के गुणों की। ठीक है, प्रकाश के क्या क्या गुण होते हैं। तो प्रकाश आपने समझ लिया होगा। अब क्या बात करने जा रहे हैं, प्रकाश के गुणों की। ठीक है, प्रकाश के गुणों की। देखिए, सबसे पहला गुण क्या होता है प्रकाश का, कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, क्या है, प्रकाश कैसी तरंग है, विद्युत चुंबकीय। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है, एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब बात करते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होती हैं। देखिए, क्लास 9th में, क्लास फर्स्ट ईयर में आपने तरंगों के बारे में पढ़ रखा होगा। ठीक है, तरंगे आपने पढ़ी हैं कि कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती है, एक अनुदैर्घ्य तरंग, एक अनुप्रस्थ तरंग। लेकिन तरंग का एक और प्रकार होता है, क्या होता है, उसे हम लोग कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। देखिए, कोई अनुदैर्घ्य तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है, इनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। लेकिन प्रकाश तो निर्वात में भी चलता है और निर्वात में तो कोई माध्यम होता नहीं। अब बात करते हैं निर्वात क्या होता है। भाई, आप किसी बोतल को लीजिए, उसके अंदर मुंह डाल के उसकी सारी हवा को क्या कर लीजिए, खींच लीजिए, तो आप देखते हैं बोतल पिछक जाती है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर हम लोग क्या क्रिएट कर दिया, निर्वात क्रिएट कर दिया। निर्वात, ठीक है, बात को समझिए, क्या होता है निर्वात, मतलब वात मतलब हवा, निर्वात यानी कि इसमें कोई भी हवा, कोई भी वायु ना हो, उसी जगह को हम क्या कहते हैं, यानी उसी को हम क्या कहते हैं, निर्वात कहते हैं। अब प्रकाश तो इसमें चलता है ना, सूरज से किरणें पृथ्वी तक आती नहीं आती हैं,
और बाहर पृथ्वी के बाहर सब निर्वात है। तो प्रकाश तो चल रहा है, इसका मतलब प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, और जिन भी तरंगों को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। तो प्रकाश क्या है, पहला गुण इसका क्या हो गया, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। चलिए दूसरे गुण की बात कर लेते हैं। सेकंड, अगर इसका हम प्रॉपर्टी देखें तो प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य होती है, ठीक है, प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो कितनी होती है, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य होती है 3900 एंगस्ट्रॉन से 7800 एंगस्ट्रॉन तक की, ठीक है, ये इसकी तरंग दैर्ध्य होती है। अब तरंग दैर्ध्य, एंगस्ट्रॉन, ये सब आप अच्छे से जानते होंगे क्या होता है, ये हाई स्कूल में आपने पढ़ रखा होगा कायदे से, 9th में पढ़ा होगा, तो इसको इतना बताने की आपको जरूरत नहीं है तरंग दैर्ध्य क्या होता है। फिर भी थोड़ा सा एग्जाम्पल के रूप में आपको बता दें, जैसे कोई किरण चल रही है तो वैसे चलती है ना, ठीक है, श्रृंग गर्त के रूप में चलती है, संपीडन विरलन के रूप में चलती है। तो किन्हीं ऊपर वाले को क्या कहते हैं, श्रृंग, नीचे वाले को गर्त। तो किन्हीं दो क्रमागत श्रृंगों या किन्हीं दो क्रमागत गर्तों के बीच की जो दूरी होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तरंग दैर्ध्य कहते हैं। क्या कहते हैं, तरंग दैर्ध्य कहते हैं। क्लियर, यानी कि किसी दो क्रमागत श्रृंगों व किन्हीं दो क्रमागत तरंग दैर्ध्य गर्तों के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, तरंग दैर्ध्य कहते हैं। ठीक है, तो ये तो आपको नॉर्मल बात है, आपको पता होगी। इसका थर्ड पॉइंट देते हैं। थर्ड पॉइंट क्या होता है, चलिए थर्ड पॉइंट है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। लेकिन सवाल मेरा ये है आपसे कि क्या सर्वाधिक चाल निर्वात में ही होती है? हाँ बिल्कुल, प्रकाश की जो सर्वाधिक चाल होती है वो निर्वात में ही होती है, 3 × 10⁸ जैसे जैसे मीडियम चेंज होता रहता है इसकी चाल भी क्या होती है, बदलती चली जाती है। तो एक सवाल आपसे ये है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि अगर सर्वाधिक चाल निर्वात में है तो सबसे कम प्रकाश की चाल किस माध्यम में होती है? ये क्वेश्चन आपसे है, आपको मुझे कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलिए 3 हो गए। चौथा पॉइंट देखते हैं, इसका बहुत आसान है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। ठीक, 5वां पॉइंट देख लेते हैं। भाई इन सब चीजों को आप नोट करते रहिएगा। 5वां पॉइंट क्या है कि प्रकाश प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। दूसरी चीज, मान लीजिए कोई यहाँ पे सोर्स है, उससे प्रकाश चला, तो प्रकाश चला तो ये क्या कहलाएगा, प्रकाश का पथ कहलाएगा। और इसी प्रकाश के पथ को हम लोग क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। क्लियर, प्रकाश के पथ को हम क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। तो ये प्रकाश हो गया, प्रकाश के सारे गुण हो गए। क्लियर, अब बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन की। ठीक है, तो इसे हटाते हैं यहां से, देखते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। अब अगली रीडिंग क्या रहेगी हमारी, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन। देखिए अभी हमने बताया, जब वस्तु पर प्रकाश किरणें पड़ती हैं तो उससे उस वस्तु से किरणें परावर्तित होकर हमारी आंखों में पहुंचती है। इसका मतलब जब प्रकाश किसी सतह से टकराता है तो उसी मीडियम में, जिस मीडियम से जाके टकराएगा उसी मीडियम में वापस लौट आता है। इसी घटना को ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मान लीजिए कोई भी सरफेस था, कोई भी सतह थी, और इस सतह से प्रकाश टकराया, मान लीजिए एयर से गया, तो ये एयर में ही वापस आ गया। किसमें वापस आ गया, एयर। और इसी घटना को हम क्या कह देंगे, प्रकाश का परावर्तन कह देंगे। तो कहेंगे हम क्या कहेंगे कि प्रकाश का किसी भी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटने की घटना को ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो यहां पर लिख देते हैं सबसे पहले, जब कोई प्रकाश किसी सतह से टकराता है, तो उसी माध्यम में वापस लौट आता है। ठीक है, लौट आता है। इसी घटना को क्या कहते हैं,
रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी कि घटना को प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। क्लियर? इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक। अब बात करते हैं परावर्तन के फिर नियम क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो इनको समझते हैं परावर्तन के नियमों को। क्लियर? तो इसे नोट कर लीजिएगा। अब इसे हटाने जा रहे हैं, हम क्या देखेंगे, परावर्तन के नियम। ठीक है, चलिए परावर्तन के नियम। ठीक है, इसके मुख्यतः कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। क्लियर? क्या लिखेंगे? इसके मुख्यतः 2 नियम, इसके मुख्यतः 2 नियम होते हैं। ठीक है, सबसे बात कर रहे हैं पहले नियम के। सबसे पहले तो इसको समझने से पहले हम एक फिगर बनाने जा रहे हैं। इसको जब तक आप नहीं समझेंगे तो आप परावर्तन को कहाँ समझ लेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले मान लेते हैं यहाँ पे हमने कोई एक सीधी रेखा को खींच दिया। ठीक है, क्या खींचा हमने? ये एक सीधी रेखा को हमने खींच दिया। अब मान लेते हैं ये कोई दर्पण था। इस दर्पण का नाम क्या रख दिया? M1 और M2। अब दर्पण बनाने के लिए हमें इसमें क्या करना पड़ेगा? पॉलिश करना पड़ेगा। तो हम इसमें नीचे क्या कर लेते हैं? पॉलिश कर लेते हैं, यानी कि परावर्तक तल क्या हो जाता है? ऊपर वाला हो जाता है। क्लियर? अब इस पर प्रकाश किसी माध्यम से, मान लीजिए कोई लाइट सोर्स है, यहां से कोई प्रकाश आ रहा है और ये प्रकाश इस पे पड़ा। क्लियर? ये प्रकाश का पथ है। ये प्रकाश को हमने अच्छा एक बात और, प्रकाशिकी आप जब पढ़ रहे हैं तो आपको ये रे डायग्राम बनाना ही पड़ेगा। मतलब आपको दिखाना होगा कि हमारी किरण किधर से किधर जा रही है। ठीक है, चलिए तो उसके बाद अब ये जब इधर माध्यम में आएगा, इस माध्यम में आएगा, मिरर से टकराता है। भाई आप शीशा देखते नहीं, इस पर अगर लाइट डालिए तो लाइट वापस आती है। तो जब मान लीजिए आपने इस एंगल से डाला तो इस एंगल से डाला, उसके बाद ये क्या हो जाएगी? इधर परावर्तित हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इधर परावर्तित हो जाएगी। अब हमें निकालना है कि आपतन कोण क्या है, परावर्तन कोण क्या है, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो क्या इधर से निकालेंगे? नहीं। इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो मिरर है इसी के ऊपर जहां पर जहां पर ये जाके एक दूसरे से मिली हैं, या कह सकते हैं जहां पर ये आपतित हुई है, इस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। यहां पर हम क्या खींच लेते हैं? मिरर से एक 90 डिग्री बनाता हुआ एक सीधी रेखा खींच लेते हैं, जिसको हम नाम देते हैं अभिलंब। क्या देते हैं? यानी कि क्या करते हैं? ये भाई 90 डिग्री, टोटल कितने डिग्री हो गया? ये 90 डिग्री मिरर से बनाते हुए एक काल्पनिक रेखा हम लोग खींचते हैं, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं? अभिलंब। ठीक है, इसको हमने नॉर्मल बोल दिया, इसे हम क्या कहेंगे? अभिलंब कहेंगे। ठीक है, बहुत कायदे समझिएगा इस बात को। इसको क्या कहेंगे? अभिलंब कहेंगे। अब ये दर्पण हो गया। इस किरण का नाम क्या हो जाएगा? इस किरण का नाम हो जाएगा आपतित किरण। क्या कहेंगे इसको? आपतित किरण, क्योंकि ये आ रही थी। अब आपतित किरण आते साथ टकरा के वापस हो गई, तो इस किरण को हम लोग क्या कहेंगे? इसको कहेंगे परावर्तित किरण। परावर्तित किरण क्या कहेंगे? इसको परावर्तित किरण कहेंगे। क्लियर? अब आपतित किरण, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई है कि आपको कोण अलग लग रहा है, लेकिन ये कोण बराबर होता है। तो आपतन कोण यानी कि आपतित किरण अभिलंब से जो भी कोण बनाती है उसे हम लोग स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये हो गई परावर्तित किरण। तो परावर्तित किरण अभिलंब से जो भी कोण बनाती है इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्मॉल आर कहते हैं। इसको आई क्यों कहा? क्योंकि ये इंसिडेंट रे है, और ये कौन सी रे है? रिफ्लेक्टेड रे। इसको हम क्या कहेंगे? स्मॉल आर कहेंगे। ये कैसा कोण हो गया? परावर्तन कोण हो गया। ठीक है, परावर्तन कोण। तो फिर से एक बार समझ लीजिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण, और ये क्या है? अभिलंब है। ये कोण क्या? आपतन कोण, और ये क्या है? परावर्तन कोण। ठीक है,
चलिए अब इनके एक एक करके नियम समझते हैं। सबसे पहली बात देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, इसको हम लोग क्या नाम देंगे? इसको हम लोग कहेंगे आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब देख रहे हैं आप, एक ही जगह मिल रहे हैं, यानी कि एक ही तल पर हैं। तो पहला नियम क्या हो गया? आपतित किरण, आपतित किरण कॉमा परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब। ठीक है, आपतन बिंदु पर अभिलंब, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। क्लियर? तीनों एक ही तल में, तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पहला नियम, बहुत आसान सा। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरे नियम की हम बात करते हैं यहाँ पे। दूसरा नियम क्या होता है? देखिए, याद रखिएगा, आई सदैव आर के बराबर होता है। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। क्या लिखेंगे? आपतन कोण, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के, परावर्तन कोण के बराबर। ठीक है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। क्लियर? यानी कि हम अर्थात कह सकते हैं यहां से, अर्थात कोण आई ऑलवेज इक्वल टू कोण आर। ठीक है, ये हो गया। तो ये परावर्तन के दो नियम हो गए। पहला, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर। तो ये हमने क्या पढ़ा? प्रकाश पढ़ा, उसके गुण पढ़े, प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश के परावर्तन के नियम। अब नेक्स्ट देखने जा रहे हैं हम प्रतिबिंब। तो ये लिखने में थोड़ा टाइम लग जाता है, हम पहले से ही लिख के रखेंगे, उसको फिर आपको समझा देंगे। ठीक है, तो अब हम क्या पढ़ेंगे? प्रतिबिंब पढ़ेंगे। क्लियर? चलिए, तो एक काम करते हैं, इसे रफ करते हैं, अब प्रतिबिंब की बात करेंगे हम लोग। ठीक है, क्या लेने आ रहे हैं हम लोग? प्रतिबिंब। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इमेज, जो फोटो आप क्लिक करते हैं वही। ठीक है, अब देखिए, जैसे आप के सामने ये मिरर रखा हुआ है, कोई दर्पण रखा हुआ है, आप यहाँ पे खड़े हुए हैं। ठीक है, और जब आप यहाँ खड़े हुए तो आप देखते हैं मिरर के अंदर भी आप अपने आप को देख पाते हैं। क्लियर? जितने बड़े आप, उतने ही बड़े आप मिरर के अंदर अपने आप को देख पाते हैं। तो ये मिरर के अंदर आपका क्या है? प्रतिबिंब है। क्लियर? इसे ही हम क्या कहेंगे? प्रतिबिंब कहेंगे। ये आप हो, ये आपके अंदर जो दिख रहा है वो क्या है? आपका प्रतिबिंब है। क्लियर? तो प्रतिबिंब इसे कहते हैं। अब बात करते हैं प्रतिबिंब की परिभाषा होती क्या है। तो देखिए, समझ लेते हैं। किरणें आती हैं, वस्तु पे पड़ती हैं, और वस्तु से पड़ने के बाद वो जाती हैं किसी की प्रेक्षक की आंखों में और वस्तु दिखाई देती है। तो अगर हम कहें कि प्रतिबिंब दर्पण से बनना है, या फिर हम कहें कि इस वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बन रहा हो, क्या बन रहा है, तो देखिए प्रतिबिंब की परिभाषा क्या होती है? किसी भी वस्तु से, मान लीजिए कोई वस्तु है, ये प्रकाश का परावर्तन इससे होता है, सॉरी प्रकाश इस पे पड़ता है, इस वस्तु से, उसके बाद प्रकाश पड़ने के बाद इस वस्तु से बहुत सी किरणें निकलती हैं। ठीक है, कोई भी दो किरणें, कम से कम प्रतिबिंब बनाने के लिए दो किरणों की आवश्यकता होती है। दो किरणें किसी भी सतह से परावर्तन के पश्चात, यानी कि हम कह सकते हैं दर्पण एक रख दिया हमने, दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस दूसरे बिंदु पर जाके मिलती हैं, ठीक है भाई, यहाँ पे हमने परावर्तन दर्पण से हो रहा है, तो जब इससे बहुत सी किरणें निकलनी होंगी, तो मान लीजिए इससे दो किरणें हमने कम से कम ले गए। अब वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस भी बिंदु पे मिलेंगी जाके, उस बिंदु को ही, पहले बिंदु का जहां से किरणें चल रही थी, प्रतिबिंब कहेंगे।
या मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, या हम कह सकते हो दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही होती हैं। क्योंकि अभी हम लोग दो टाइप के दर्पण पढ़ेंगे, उत्तल दर्पण पढ़ेंगे, अवतल दर्पण पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम समतल दर्पण, गोली दर्पण, दो टाइप के होते हैं। इसमें समतल दर्पण में आप देख रहे हैं कि ये जो प्रतिबिंब बन रहा है ये एक तरह से आपका आभासी प्रतिबिंब है। भाई दो टाइप के प्रतिबिंब होते हैं, वास्तविक और आभासी। कैसा प्रतिबिंब है? आभासी प्रतिबिंब है। तो हम यहाँ पर डेफिनेशन इस तरह से कह सकते हैं कि वस्तु से चलकर चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पे मिलती हैं या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, उसी बिंदु को, पहले बिंदु को हम क्या कह रहे होते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। तो चलिए इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखते हैं, उसके बाद आपको कायदे से समझाते हैं। तो बच्चों डेफिनेशन लिख दिया है यहाँ पे। अब देखिए आप लोग, प्रतिबिंब, जब प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर या दूसरे बिंदु पर मिलती हैं अथवा दूसरे बिंदु से, किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो इस दूसरे बिंदु को ही पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। इसका मतलब क्या समझ लीजिए। देखिए, अच्छा एक बात और, ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये इनके प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, दो प्रकार के होते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर पे कौन होता है? वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है। रियल इमेज इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रियल इमेज, ठीक। और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। क्या होता है? आभासी प्रतिबिंब। दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज, ठीक है। होता क्या है, यहां पे क्या लिखा हुआ है? किसी बिंदु पर मिलती हैं, किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। तो मिलती हैं, रियल में मिलती हैं, तब जो इमेज बनेगी वो होगी वास्तविक इमेज, यानी कि रियल इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब। और जो किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही होंगी, तो वो दूसरे बिंदु जो होगा, वो जो इमेज बन रही होगी, वो कैसी होगी? वो आभासी प्रतिबिंब होगा, यानी कि वर्चुअल इमेज होगी। इसको समझ लेते हैं, सबसे वास्तविक को समझते हैं। मान लिया हमने यहाँ पे गोली दर्पण ले लिया, ठीक है। अब इसको कायदे से, अब इसको अगला टॉपिक हमारा गोली दर्पण ही है, पढ़ाएंगे, ठीक है। मान लिया ये इसकी कोई मुख्य अक्ष है, यहाँ पे कोई वस्तु रखी हुई है, मान लिया ये वस्तु रखी हुई है, और ये इसका फोकस है, ये वक्रता केंद्र है, सामने मान लिया, ठीक है। ये फोकस हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। सब समझाएंगे फोकस, वक्रता केंद्र क्या होता है। अब इस बिंदु से इसके ऊपर, यानी कि इमेज का नाम रख लेते हैं ए और बी। तो इस बिंदु ए से दो किरणें चलेंगी। प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम कितनी किरणों की आवश्यकता होती है? हमने बताया 2 किरणों की आवश्यकता होती है। तो मान लिया इसकी 2 किरणें चली, और पहली किरण कहाँ जा रही है? इसके समांतर। ऐसे हम पहली किरण जब भी इमेज बनाएंगे आप समांतर ही ले जाइएगा। तो पहली किरण, और जो समांतर से जाती है वो फोकस से चली जाती है, ठीक है। कहाँ से ली जाती है? वो फोकस से। घबराइएगा नहीं, अभी सब समझाएंगे, फोकस से क्या जाती है, वक्रता केंद्र से कैसे जाती है, सब। अब जो किरण वक्रता केंद्र से, अब मान ली दूसरी किरण हम कहाँ ले आते हैं? वक्रता केंद्र से ले आते हैं। और वक्रता केंद्र से जो किरण जाती है, देखिए दर्पण के समांतर, जो मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, वो तो फोकस से चली जाती है। लेकिन जो किरण दर्पण के वक्रता केंद्र से जाती है, वो एक तरह से दर्पण पर अभिलंबवत गिरती है, और अभिलंबवत गिरती है तो उसी मार्ग पे वापस निकल आती है, उधर कहीं चली जाती है। अब मुझे एक बात बताइए, इन दोनों परावर्तित किरणों ने इस बिंदु पर, देखिए क्या लिखा हुआ है, परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती हैं, तो यहाँ पे मिल रही हैं। अब इससे अगर मुख्य अक्ष पर एक लंब डाल दें, तो ये लंब जो होगा वो ए डैश बी डैश होगा, यानी कि इस वस्तु का, ये वस्तु थी तो इसका ये क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब। और कैसा होगा? वास्तविक होगा, क्योंकि किरणें वास्तव में यहाँ पे मिल रही हैं। अब आभासी की बात कर लेते हैं, ठीक है। माना कि हमने कोई समतल दर्पण ले लिया। अब समतल दर्पण से कुछ दूरी पर बिंदु ओ ले लिया, ये वस्तु है। अब वस्तु से 2 किरणें चलेंगी परावर्तन के लिए। मान लिया पहली किरण लंबवत गिरती है, और जो लंबवत गिरेगी क्या किसी कोण पे गिर रही है? नहीं। तो क्या होगा? आप ऐसे सीधे सीधे किसी दर्पण के ऊपर उंगली रखिए, देखिए ऐसे ऐसे उंगली रखिए, तो ये उंगली ऐसे ही आपको अंदर दिखाई देगी सीधी सीधी, यानी कि ये किरण, मान लिया कोई लाइट जाएगी, तो ये लाइट इसी मार्ग पे क्या होगी? वापस लौट जाएगी। दूसरी किरण मान लेते हैं कि ये किसी कोण पे आपतित होती है, जहां पे आपतित होती है वहां हम क्या करते हैं? कभी लंब खींच लेते हैं, और ये यहाँ पे क्या हो जाएगी? परावर्तित हो जाएगी। अब एक बात बताइए, एक ये परावर्तित किरण है, एक जाने के बाद वापस परावर्तित किरण आ रही है। ये इधर कहीं जा रही, ये ऊपर कहीं जा रही, दोनों कभी मिलेंगे आपस में? नहीं मिलेंगे।
तो हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा जी मिलती हुई प्रतीति हो जाए। तो अगर हम इनको इस परावर्तित किरण को पीछे बढ़ाएं ऐसे करके और इसको पीछे की ओर बढ़ाएं, तो आप देखेंगे यहाँ पर इन दोनों ने एक दूसरे को काट दिया, यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है। या अगर आप इसके ऊपर बैठ जाइए तो आपको लगेगा कि ये किरण कहाँ से आ रही है, किरण इस बिंदु से आ रही है। तो वही तो लिखा हुआ है, बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। तो इस बिंदु दूसरे बिंदु से आ रही है, इसको हम क्या मान लेते हैं, ओ डैश मान लेते हैं। तो ये दूसरा बिंदु पहले बिंदु यानी कि वस्तु का क्या कहलाएगा, प्रतिबिंब। और कैसा, फिर रियल में तो मिल नहीं रही है, ये तो दूसरे बिंदु पे मिलती हुई प्रतीत हो रही है और दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है। तो ये कैसा प्रतिबिंब होगा, यहाँ पर ये जो होगा वो कैसा होगा, वास्तविक होगा, यानी कि इसको हम कहेंगे रियल इमेज। और ये कैसा होगा, आभासी प्रतिबिंब होगा। क्या कहेंगे इसको, आभासी यानी कि वर्चुअल इमेज। क्लियर। तो ये आप समझ गए प्रतिबिंब के बारे में। प्रकाश की किरण वस्तु चलने के पश्चात वस्तु चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु मिलती है, दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। उस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु को क्या कहते हैं, प्रतिबिंब। दो प्रकार के, वास्तविक और आभासी। रियल में मिली तो वास्तविक, प्रतीत हो रही है तो आभासी। ये हो गया पूरा जो है आपका प्रतिबिंब के बारे में। ठीक। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है गोलीय दर्पण। होता क्या है गोलीय दर्पण, इसको समझना जा रहे हैं। चलिए, स्फेरिकल मिरर। ठीक है, क्या है दूसरा टॉपिक हमारा, गोलीय दर्पण, या हम इसको कह सकते हैं स्फेरिकल मिरर। बहुत कायदे समझिएगा, इससे बनाएंगे सारे प्रतिबिंब बनाएंगे। ठीक है, फिर हम सूत्र भी प्रूफ करेंगे, 1/n बराबर 1/v प्लस 1/u। चलिए, टॉपिक क्या है हमारा, गोलीय दर्पण। क्या टॉपिक है, गोलीय दर्पण। इसको समझ लेते हैं, इसको यानी कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर। क्या होता है, स्फेरिकल मिरर। ठीक, देखिए हमने कांच का खोखला गोला ले लिया, बनानी एक खोखला गोला को ले लिया और इसके दो पार्ट कर लिए। मान लीजिए एक पार्ट हमने यहां से इसको काट के यहां बना दिया, ये ऐसे ही तो लग रहा है। एक पार्ट हमने इधर से काट लिया, इसको कुछ ऐसा बना दिया। ठीक, अब जब हमने इस पार्ट को कट करके बना दिया तो हमने पहले वाले पार्ट में इससे जो काटा था, इसको जहां जो पार्ट इसका उभरा है वहां पे क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। और इसमें जो उभरा वाला पार्ट है उसका दूसरा यानी कि दबा हुआ जो पार्ट है उसको क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। अब क्या ये एक दर्पण बन गया। जैसे आप समझिए मेरे पास एक कांच का गोला है, ये तो ठोस है, हम इसको खोखला मान लेते हैं। ठीक है, ये खोखला गोला है। अब हमने इसका एक पार्ट यहाँ से कट किया, उस पार्ट को क्या करा, बाहर निकाल लिया, उस पर क्या कर लिया, ऐसे ऐसे करके जो है पॉलिश कर दिया। अब ये कुछ ये बन गया। अब दूसरा पार्ट काटा इधर से और यहाँ पे से बना लिया, इस पे पॉलिश कर दिया। अब ये क्या बन के तैयार हो गया, कांच का गोला था, अंदर किरणें जा रही थी। ठीक, अंदर की चीजें दिख रही हैं। लेकिन अब काट के जब इसमें पॉलिश कर दिया तो अब ये वाले पार्ट से किरणें क्या हो जाएंगी, परावर्तित हो जाएंगी। यानी कि ये क्या बन जाएगा, एक दर्पण बन जाएगा। समतल दर्पण आपने देखा होगा, दर्पण के पीछे पॉलिश लगी होती है, हमें चेहरा दिख रहा होता है। तो ये क्या बन जाएगा, एक दर्पण बन जाएगा। और इसी गोले को काट के दर्पण बनाया गया है, इसीलिए इस दर्पण को हम लोग क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। डेफिनेशन इसकी क्या होगी, देखिए, गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का एक भाग होता है। ठीक है, जिसके एक साइड पे क्या लगा देते हैं, पारे की कलई या पारे की कलई लाल ऑक्साइड का पेंट कर देते हैं। और दूसरे पार्ट क्या होता है, परावर्तक होता है, यानी कि जहां से किरणें परावर्तित होंगी। तो वही पार्ट बनाए हैं भाई। ये क्या था, एक जो है इससे काट के बना दिया गया, इसे पॉलिश कर दी गई। ये कैसा दर्पण बन गया है, ये दर्पण बन गया है। इससे परावर्तक तल कहां से है, दबा हुआ है, इसमें परावर्तक तल उभरा हुआ है। अब समझिए, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक क्या होता है, अवतल, एक क्या होता है, उत्तल। ठीक है, दो प्रकार के गोलीय दर्पण होते हैं। याद रखिएगा ये बात, जिस दर्पण में परावर्तन तल दबा हुआ होता है, देखिए ये दबा हुआ कुछ दिख रहा है आपको, यानी कि परावर्तन दबे भाग से होता है, उसे हम लोग कहते हैं अवतल दर्पण। क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। इसके विपरीत जिस दर्पण का परावर्तक तल उभरा हुआ होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। इंग्लिश में इसको कहते हैं कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, और इसको कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर।
देखिए इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका ये है, यहाँ पे केव शब्द जुड़ा हुआ है। केव मतलब होता है गुफा, तो ये कुछ गुफे के दरवाजे की तरह दिख रहा है ना, दबा हुआ है, तो इसी को हमने क्या कह दिया, अवतल दर्पण। इसके विपरीत क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा। क्लियर? तो ये दोनों दर्पण हो गए, यानी कि अगर हम उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण की परिभाषा दें तो अवतल दर्पण उस खोखले गोले का भाग, यानी कि उस खोखले गोले का काटा गया भाग होता है जिसका परावर्तक तल क्या होता है, दबा हुआ होता है। और उत्तर में क्या हो जाएगा, परावर्तक तल उभरा हुआ होता है, यानी कि परावर्तन दबे भाग से हो रहा है, यहाँ परावर्तन उभरे भाग से हो रहा है। इसी को हम लोग उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण कहते हैं। क्लियर? अब दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाओं के बारे में हम जानेंगे। कुछ ऐसे परिभाषाएं ऐसी हैं जिसका जानना बहुत जरूरी है अगर आपको प्रतिबिंब बनाना है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन जो है आप लिख लीजिएगा अपने हिसाब से, मैंने आपको बता दिया है। चाहते थे यहाँ पे लिख सकते हैं, फिर लेंथी हो जाएगा थोड़ा सा, आप जैसे जैसे बता रहे वैसे लिख लीजिएगा। इसके बाद हम इसकी परिभाषाएं देखने जा रहे हैं, तो इसे यहाँ से हटाते हैं। क्या लिखेंगे, चलिए हेडिंग क्या रहेगी, दर्पण से संबंधित गोलीय दर्पण, सॉरी दर्पण नहीं, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। ठीक है, कुछ परिभाषाएं, ठीक है, इनको देखते हैं हम लोग। सबसे पहले आता है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, देखिए इनको लिखवाएंगे नहीं, इनको एक एक करके हम आपको समझा देंगे क्योंकि बहुत इजी है, ये समझना आपका बहुत जरूरी है क्योंकि आप हाई स्कूल में इसको अच्छे से पढ़ के हैं, यहाँ सिर्फ आपका रिवीजन हो रहा है, इसलिए हम आपको समझा देंगे। ठीक है, वक्रता केंद्र, जैसे ये हमने आपको एक कांच का गोला दिखाया। अब इसमें क्या होगा, इसके अंदर केंद्र होगा इसका, भाई गोला है तो केंद्र तो होगा ना। तो मान लेते हैं कि ये गोला था कांच का, इसका केंद्र होगा। अब इसी को काट के हमने क्या बना दिया, उत्तल और अवतल दर्पण बना दिया। इसके इधर भाग में पॉलिश कर दिया, वो कैसा हो गया, अवतल। इधर भाग में क्या कर दिया, पॉलिश, सॉरी गलत, एक मिनट भाई, ये कैसा दर्पण हो गया, फिर गलती कर रहे हैं। देखिए इधर पे हमने जब ये दर्पण पे पॉलिश कर दिया तो ये कैसा हो गया, उत्तल हो गया। अब एक बार बताइए, अगर इसको हम पूरा करना चाहें तो ये यही वाला गोला बनेगा, और इसको पूरा करना चाहें तो यही वाला गोला बनेगा। इसका मतलब जो इस गोले का केंद्र था वही इसका क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र कहलाएगा। इसको हम लोग सी से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि किसी गोली दर्पण का वक्रता केंद्र उस गोले के केंद्र, वो गोले का केंद्र होता है जिसका कि दर्पण एक भाग है। सीधी सी बात है। इस तरह से उत्तल में अगर हम आपसे पूछे वक्रता केंद्र किधर होगा, इधर नहीं, अगर इसको गोला कंप्लीट करेंगे तो इसका वक्रता केंद्र तो इधर होगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग क्या आती है, देखिए नेक्स्ट हेडिंग हमारी रहती है वक्रता त्रिज्या। क्या होती है, वक्रता त्रिज्या। इसको हम लोग कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको भी समझते हैं। देखिए मुझे एक बात बताइए, अब ये खोखला गोला था तो इसकी त्रिज्या भी होगी, और जो इसकी त्रिज्या होती है वही इस गोले की दर्पण की क्या हो जाएगी, वक्रता त्रिज्या हो जाएगी। सिंपल सी बात है और कुछ नहीं है। इस दर्पण का इस गोले का जो केंद्र होता था वो इस गोली दर्पण का वक्रता केंद्र हो जाता है, और इस दर्पण की जो त्रिज्या होती थी वो इस गोली दर्पण की क्या हो जाती है, वक्रता त्रिज्या हो जाती है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि दर्पण के मध्य बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली जो रेखा, जो दूरी होती है केंद्र से मिलाने वाली, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, सिंपल बात है। अब उसके बाद की हेडिंग क्या रहती है, उसके बाद की हेडिंग रहती है दर्पण का ध्रुव। तीसरे पॉइंट में क्या रहता है, ध्रुव। ध्रुव क्या होता है समझ लीजिए। अच्छा, वक्रता त्रिज्या को हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं, वक्रता केंद्र को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्रुव क्या होता है, देखिए दर्पण का जितना भी द्वारक है या जितना भी व्यास है, ठीक, इसका जो मध्य बिंदु होगा, मध्य बिंदु यानी कि परावर्तक तल का मध्य बिंदु हम कह सकते हैं, उसको हम लोग पी से प्रदर्शित करते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। सारी दूरियां दर्पण से इसी ध्रुव से नापी जाती हैं। ठीक, आगे देखते हैं, ध्रुव हो गया। उसके बाद का पॉइंट क्या है, मुख्य अक्ष। 4 पॉइंट क्या है, मुख्य अक्ष। इनको सबको आप लिख लीजिएगा, जैसे जैसे हम आपको बता रहे हैं इसको नोट करिएगा और लिख लीजिएगा। ठीक है, मुख्य अक्ष भाई दिमाग में नोट करिएगा, उसके बाद इसको लिख लीजिएगा, फिर आगे देखिएगा, वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। अब इनको लिखने में टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट होता है वो हम खुद ही आपको लिख के दिखा देते हैं। चलिए,
इन्हें आपको समझना बहुत जरूरी है, नहीं समझेंगे तो आप प्रतिबिंब बना ही नहीं पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, मुख्य अक्ष। दर्पण को के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो सीधी रेखा होती है, अब इस सीधी रेखा को हम आगे पीछे दोनों साइड बढ़ा लें तो यही इस दर्पण की क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष कहलाएगी। सिंपल सी बात है, दर्पण के ध्रुव को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली सरल रेखा को ही हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक, आगे सिंपल बात। पांचवा पॉइंट क्या है इसका, पांचवा पॉइंट है दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक, ठीक है, चलो दर्पण का द्वारक। दर्पण का जो व्यास दिख रहा है, जितना भी तल, मान लीजिए इसका व्यास क्या हो जाएगा, m1 m2 दर्पण है, यहाँ ये m1, यहाँ ये इसका व्यास हो जाएगा, यहाँ इसका ये व्यास हो जाएगा। यानी कि दर्पण का जो द्वारक, जो व्यास होता है जितना गोली दर्पण का, वही दर्पण का द्वारक कहलाता है, जहां पे प्रकाश का परावर्तन होता है। सिंपल सी बात है। अब ये हेडिंग होगी कौन सी, वक्रता केंद्र, त्रिज्या, ध्रुव, मुख्य अक्ष, दर्पण का द्वारक। अब मेन हेडिंग हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इसी के संबंधित एक परिभाषा है, उसे हम कहते हैं दर्पण, गोली दर्पण का फोकस, यानी कि मुख्य फोकस क्या होता है। तो इसे हम लिख भी देंगे यहाँ पे। चलिए हटाते हैं इसे यहाँ से, लेकिन उससे पहले आप समझ लीजिए। देखिए हम यहाँ सबसे पहले दोनों दर्पण बनाए दे रहे हैं। ये हमारा कौन सा दर्पण रहा, ये हमारा कौन सा दर्पण रहा, सर पॉलिश तो करिए तब बताएं। तो ये दर्पण कैसा रहा हमारा, ये हो गया अवतल दर्पण। ये दर्पण हमारा क्या हो गया, ये दर्पण हो गया उत्तल दर्पण हो गया। अगर हम आपसे कहें इसका ध्रुव कहाँ होगा, तो आप कहेंगे इसका मिड पॉइंट ध्रुव होगा, इसका भी मिड पॉइंट ध्रुव होगा, ठीक है, मध्य बिंदु। उसके बाद इसका वक्रता केंद्र, इस गोले को पूरा करें तो कहीं यहाँ पे कहीं वक्रता केंद्र आएगा, यानी कि ये इसका क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगी, पूरी मुख्य अक्ष हो जाएगी। ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, यानी कि ये हो जाएगी r। क्लियर। अब एक बात समझिए, इधर वक्रता केंद्र की बात करें तो वक्रता केंद्र यहाँ पे कहीं पे हो जाएगा c, ठीक है, और ये वक्रता त्रिज्या इधर हो जाएगी। देखिए सीधी रेखा नहीं बन रही, कोई समस्या नहीं है, आप देख लीजिएगा। अब समझिए दर्पण क्या, अब हेडिंग क्या है नेक्स्ट, कौन सी हेडिंग थी वो, शायद छठी थी, मुख्य फोकस। मुख्य फोकस। देखिए दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, ठीक है, क्या लिखेंगे, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, अथवा जिस बिंदु से ठीक है, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, गलत, प्रतीत होती है, उसे या उस बिंदु को क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक, चलिए समझते हैं। अब दर्पण के समांतर कुछ किरणें मान लीजिए आ रही हैं, ठीक। अब मुझे एक बात बताइए, सब सारी किरणें क्या दर्पण के समांतर, मतलब कि कहीं अनंत से आ रही होंगी, अनंत से आने वाली किरणें सब क्या होती है, समांतर होती हैं। अब ये आपको लग रहा होगा यहाँ पे आई पड़ी, तो यहाँ पे हमने क्या खींच लिया, एक अभिलंब खींच लिया, तो यहाँ से परावर्तित हो जाएगी, इधर चली जाएगी, ये वाली इधर चली जाएगी, ये यहाँ चली जाएगी, ये यहाँ चली जाएगी। अब ये जिस बिंदु पर एक दूसरे से मिल रही, इसी बिंदु को हम क्या कहेंगे, मुख्य फोकस कहेंगे। कह रहे हैं ना, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, सही कह रहे हैं। अब अवतल दर्पण के लिए क्या करते हैं, हम समांतर लेके आते हैं, किरणें हमेशा बाईं साइड चली जाती है, ये बात याद रखिएगा।
अब आप देख रहे हैं कि ये कुछ ऐसे ऐसे परावर्तित हो जाएगी, भाई अंदर तो नहीं जाएगी ना, लेकिन अगर हम इनको पीछे की ओर बढ़ाएं तो ये जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, या हम अगर इस जगह से देखें तो हमें लगेगा ये किरणें आ कहाँ से रही हैं, ये किरणें इस बिंदु से आ रही हैं, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होंगी उसी बिंदु को हम क्या कहेंगे, मुख्य फोकस कहेंगे। अवतल दर्पण के लिए मुख्य फोकस बाएं साइड होता है, उत्तल दर्पण के लिए मुख्य फोकस इसके अंदर होता है। यानी कि अवतल दर्पण के लिए फोकस कहाँ हो गया, बाहर हो गया, अवतल दर्पण के लिए अंदर हो गया। तो देखिए मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से मिलती हैं, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, उसी बिंदु को क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। बहुत आसान सा। अब इसका 7वां पॉइंट देखते हैं, लास्ट पॉइंट, फोकस दूरी। सीधी सी बात, ध्रुव की मुख्य फोकस से जो दूरी होती है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। ये हो गए आपकी दर्पण से संबंधित परिभाषाएं जिससे हम लोग प्रतिबिंब को बनाएंगे। ठीक है, अब हम लोग देख रहे, चलिए अब नेक्स्ट हेडिंग हमारी है फोकस दूरी, फोकस दूरी तथा, चलिए इसको हटा के लिखते हैं यहाँ पे। देखिए नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या है, फोकस, अच्छा फोकस दूरी को स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं, मुख्य फोकस को एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो हेडिंग है एफ तथा, यानी कि फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। देखिए सिंपल सी बात है, फोकस दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अगर दर्पण का द्वारक वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा छोटा है तो एफ क्या होता है, आर का आधा होता है। आप देख सकते हैं ये केंद्र था तो फोकस यहाँ बीच में बना, ये यहाँ पे केंद्र था तो फोकस यहाँ पे बीच में बनेगा। अब देखिए सही से अगर बनाएंगे तो ये बीच में ही बनेगा, ये स्केल वगैरह की सहायता नहीं ली, हाथ से बनाया गया, इसलिए लाइनें टेढ़ी टेढ़ी हैं। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, भाई इनके बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या होती है। और फोकस दूरी क्या होती है, दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी होती है। तो जो फोकस होता है वक्रता केंद्र के आधे पर होता है, इसीलिए फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। तो वक्रता त्रिज्या की अगर हम आधी कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, फोकस दूरी मिल जाएगा। अब मान लेते हैं वक्रता त्रिज्या 10 थी तो इसको 2 से डिवाइड कर दो, फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो ये दर्पण से संबंधित जितना भी परिभाषा थी वो देख लिया, संबंध देख लिया, आर और एफ में प्रकाश के बारे में जान लिया, परावर्तन जान लिया, गुण जान लिया। उसके बाद जो है हमने प्रतिबिंब के बारे में समझ लिया, गोली दर्पण के बारे में समझ लिया। अब नेक्स्ट जो हमारी जो भी वीडियो आएगी उसमें हम आपको प्रतिबिंब बनाना सिखाएंगे दर्पण से। ठीक है, गोली दर्पण से जितनी भी, एक अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण में जितनी भी स्थितियां होती हैं, ठीक है, वो सारी स्थितियां हम आपको सिखाएंगे दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के। उसके बाद हम इसका अपवर्तन पढ़ेंगे, अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे, फिर इसके न्यूमेरिकल लगाएंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर इसी तरह से खत्म होगा। तो ये लेक्चर नंबर 1 था। अब लेक्चर 2 नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू सो मच।